देखिए 12th फिजिक्स, इसमें हमारा बाकी हो गया था व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, दो तरंगों में व्यतिकरण कैसे होता है। दो तरंगों में व्यतिकरण क्या होता है, जैसे दो तरंगें होंगी तो उनमें अध्यारोपण। अध्यारोपण कब होता है, जब दोनों दो हों या दो से अधिक तरंगें हों, वो एक में क्या हो जाएं, मिक्स हो जाएं। मिक्स क्या होता है, अध्यारोपण। ठीक है, मिक्स हो जाती हैं, जिसके कुछ बिंदुओं पर क्या होता है, परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है और कुछ बिंदुओं पर क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो ये घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। तो व्यतिकरण हेडिंग है इंटरफेरेंस। व्यतिकरण, व्यतिकरण। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दो तरंगों के बीच अध्यारोपण के पश्चात क्या होता है, ये देखा जाता है कि माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है। ठीक है, तो इस घटना को, तरंगों की इस घटना को क्या कहते हैं, तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। तो एक होता है संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण की घटना में जहाँ पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। ठीक है, संपोषी का मतलब यही है, जहाँ मतलब व्यतिकरण जहाँ पर हो रहा है, व्यतिकरण में जिस बिंदु पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी वहाँ पर क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है। ठीक है, और एक होता है, दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, ये इसके पार्ट हैं, ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक, तो विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, व्यतिकरण की उस घटना में जहाँ पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, न्यूनतम या लगभग जीरो होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। तो ये दो व्यतिकरण होते हैं। ठीक है, तो व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता के लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना है। तो वो व्यंजक देखिए कैसे निकालेंगे। व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक, मतलब क्या है, एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस। ये हमें इसका व्यंजक प्राप्त करना है, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसे हम करवा रहे हैं। जब क्या होता है, पहले हम मान लेंगे, माना किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो सरलावर्त प्रगामी तरंगे हैं, जिनके आयाम क्या है, a1 और a2 हैं। ठीक है, और एक ही दिशा में चल रही हैं और किसी समय t पर हम इनके कणों के विस्थापन मान लेंगे y1 तथा y2 हैं। किसी भी क्षण t पर इनके विस्थापन क्या हैं, y1 तथा y2 हैं। तरंगों के बीच कलांतर मान लेंगे फाई है। तरंगों के बीच कुछ कलांतर होगा, जिसे क्या मान लिया गया, फाई मान लिया गया है। तो क्या हो जाएगा, y1 बराबर क्या होगा, y1 बराबर हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी। y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, ये तरंग का समीकरण होता है। इसे समीकरण नंबर डाल देंगे 1। इसी प्रकार y2 बराबर क्या हो जाएगा, y2 बराबर a2 साइन, आपकी इसमें कलांतर बढ़ जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। ठीक, जहाँ ओमेगा बराबर क्या होता है, जहाँ अगर लिखना चाहो, चूँकि ओमेगा बराबर होता है 2πn। ठीक, ये हो गया। और n प्रत्येक तरंग की आवृत्ति, n क्या होती है, आवृत्ति होती है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, अब अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, जैसे दो तरंगे हैं, वो जब अध्यारोपण हो गया तो उनकी एक परिणामी तरंग आ जाएगी जो इनके योग के बराबर होगी। तो y बराबर हम मान लेंगे क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो y बराबर y1 प्लस y2।
मान रख दो यहाँ पर y बराबर y1 और y2 के हमें क्या करने हैं, मान रखने हैं। तो y1 का मान है a1 साइन ओमेगा टी, a1 साइन ओमेगा टी, प्लस दूसरा है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, फार्मूला खोलना है साइन a प्लस बी का। तो y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 तो दोनों के साथ रहेगा, a2 साइन ओमेगा टी, साइन a इंटू कॉस बी होता है, इंटू कॉस फाई, प्लस अब a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक है, ये हो जाएगा। अब साइन ओमेगा टी जहाँ जहाँ कॉमन है वो हम कॉमन ले लेंगे। देखिए देखिए इसमें ये वाला और साइन ओमेगा टी ये है, इनमें कॉमन ले लो। तो y बराबर बचेगा हमारा a1 प्लस यहाँ क्या है a2 कॉस फाई, a2 कॉस फाई, और इसमें कॉमन क्या था, साइन ओमेगा टी था, साइन ओमेगा टी प्लस ये हो गया। अब बचा ये a2 कॉस ओमेगा टी, a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब हम मानेंगे, देखो माना a1 प्लस a2 कॉस फाई, a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसे मान लेंगे हम a कॉस थीटा। ठीक है, और इधर a2 साइन फाई को मान लेंगे a2 साइन फाई बराबर a साइन थीटा। ठीक है, ये हमें मानना होगा। अब क्या हो जाएंगे, a और थीटा जो हो जाएंगे वो नए कांस्टेंट हो जाएंगे। इसके बाद इसी में मान रख दो, क्या आ जाएगा, इसी में y बराबर आ जाएगा। तो इसकी जगह क्या है, a कॉस थीटा है, तो a कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, प्लस यहाँ a2 साइन फाई था तो इसकी जगह a साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब देखो a अगर इसमें हम कॉमन ले लें, a कॉमन लो तो क्या होगा, कॉस ए साइन बी या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी का फार्मूला। तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, नहीं थीटा है, ओमेगा टी प्लस थीटा हो जाएगा। और इन्हें यहाँ समीकरण 3 डाल लो और इसे डाल दो 4। ठीक, अब आ जाओ आगे। और यह भी क्या है, एक सरल आवर्त प्रगामी तरंग की समीकरण है। अब देखिए क्या करते हैं, ये y बराबर है समीकरण 3 और 4 को वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 का वर्ग करके जोड़ने पर जोड़ना है इसे हमें। देखिए क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, देखो इसका वर्ग करोगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब वर्ग कर देना फिर जोड़ना है। इधर बाएं पक्ष देखो क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक,
तो इसमें तो ए स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, बराबर इसका वर्ग करोगे देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 2a1 a2 कॉस फाइव, ठीक है। अब प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ठीक। अब देखिए ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 रख देंगे बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉमन लो, देखो a2 स्क्वायर कहीं पे मिल रहा है, यहाँ है कॉस स्क्वायर फाइव प्लस यहाँ है साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, और कुछ बचा है प्लस ये बचा है 2a1 a2 कॉस फाइव, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इंटू, यहाँ देखो इसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इंटू 1 प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, ठीक। तो ए स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, ठीक है, ये व्यंजक आ गया। अगर हम यहाँ पर वर्गमूल ले लें, यही आ गया ए स्क्वायर, परिणामी आयाम के लिए ये व्यंजक आ गया है। अब हम मान लेंगे परिणामी तीव्रता, माना परिणामी तीव्रता होती ही है आई बराबर, माना छोड़ो, परिणामी तीव्रता आई बराबर के ए स्क्वायर होती है, ठीक है। तो आई बराबर के ए स्क्वायर का यही तो मान है, ये मान रख दो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, ठीक। तो इसमें अंदर गुणा करा दो के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2 के a1 a2, ठीक है, कॉस फाइव, ठीक, ये हो गया। अब आई बराबर के ए स्क्वायर था, तो के a1 स्क्वायर बराबर i1 हो जाएगा, के a2 स्क्वायर बराबर i2 हो जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे i1 प्लस यहाँ i2 प्लस यहाँ अंडर रूट में आ जाएगा 2 अंडर रूट i1 इंटू i2 कॉस फाइव, ये परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक हो गया है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होता है तीव्रता, संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर जो होता है वो 2m पाई होता है, कलांतर होता है 2m पाई, कलांतर को फाई से लिखते हैं, फाई लिख सकते हैं, और पथांतर डेल्टा x होता है, पथांतर डेल्टा x बराबर होता है m लैम्डा, जहाँ लैम्डा क्या है, लैम्डा है तरंग दैर्ध्य, ठीक है, ये हो जाएगा। और m का मान 0 से 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 डैश कुछ भी रख सकते हैं, जो भी होगा। तो आई मैक्स संपोषी के लिए आई मैक्सिमम होगा के a1 प्लस a2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब विनाशी के लिए देखो क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर
कलांतर फाई बराबर क्या हो जाएगा 2m माइनस 1 पाई। जैसे यहाँ 2m था तो 2m माइनस 1 कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और पथांतर डेल्टा x क्या आ जाएगा, पथांतर डेल्टा x बराबर बस 2m वही है, 2m माइनस 1 कर देंगे, 2m माइनस 1 इंटू लैम्डा अपान 2, ये पथांतर हो गया, ठीक है। तो आई मिनिमम क्या आ जाएगा, आई मिनिमम विनाशी है तो मिनिमम होगा, समपोषी है तो मैक्सिमम होगा। तो के A1 जो बड़ा होगा उससे हमें छोटा घटाकर वर्क करना है, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसके लिए। अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना। तो फ्रिंज की चौड़ाई देख लो कैसे निकालते हैं, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर साल आता है कहीं ना कहीं तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो फ्रिंज चौड़ाई देखते हैं। इसमें एक फिगर बनाना है, फिगर के बिना नहीं होगा कुछ, फिगर देख लो। जैसे एक पहले यहाँ पर पर्दा लगा हुआ है, ठीक है, और जिसमें केवल एक छिद्र है। जैसे यहाँ से प्रकाश आएगा तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा, द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में आगे बढ़ता है। तो आगे देखिए एक और पर्दा लगा है जिसमें क्या किए गए हैं, 2 छिद्र किए गए हैं, ठीक है, जिसमें 2 छिद्र, ये S है, ये S1 और ये दूसरा छिद्र S2 है, ठीक है। यहाँ पर एक तीसरा पर्दा लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसका केंद्र हम C मान लेंगे, ये है बिंदु P। रुक जाओ पहले यहाँ से ये बना दो, ये बिंदु P है, और यहाँ C जो है इसे भी डॉट डॉट करके बना दे रहे हैं। और ये जो कोण बन रहा है वो थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से इस पे लंब डाल दे रहे हैं ये, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये बिंदु A, P, ये O है, और इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। 2 छिद्र जो बने हैं इनके बीच की दूरी d है। यहाँ से एकवर्णीय प्रकाश आ रहा है, ठीक है। और फ्रिंज, वही फ्रिंजों से पर्दे की दूरी ये क्या हो जाएगी, कैपिटल D हो जाएगी, ठीक। ये कैपिटल D हो गया, ये पर्दा लगा हुआ है, ठीक। और ये यहाँ से यहाँ तक, O से P तक की दूरी ये क्या है, XM है, ठीक है। तो इसमें देखो हमें क्या लिखना होगा, थ्योरी थोड़ी लिखनी होगी। माना S एक रेखा छिद्र है, ठीक है, जिसे लैम्डा तरंगदैर्ध्य के एकवर्णीय प्रकाश से प्रकाशित किया गया है। इस रेखा छिद्र से आगे 2 रेखा छिद्र हैं, इस रेखा छिद्र से आगे 2 रेखा छिद्र S1 और S2 हैं, ठीक है, और एक दूसरे से कितने स्मॉल d दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। फिर इससे क्या आने वाला प्रकाश में यहाँ से क्या होगा, द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में निकलने लगेगा। तो जब ये S1 और S2 पर पहुँचेगा तो S1 S2 भी क्या करेंगे, एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करने लगेगा, जिससे क्या होगा, S1 और S2 से भी द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलने लगेंगी, जो आगे बढ़कर कहाँ पहुँचेंगी, जाके पर्दे पर पहुँचेंगी जाके, जिस पर हमें फ्रिंजें दिखाई देंगी। कहीं पर दीप्त फ्रिंजें होंगे, कहीं पर अदीप्त फ्रिंजें होंगी, ठीक है। समान कला में पहुंचती हैं, हाइगेंस के नियमानुसार तरंगिकाओं के स्रोत बन जाते हैं, जिससे ये तरंगिकाएं परस्पर अध्यारोपण मतलब मिक्स होती हुई जाएंगी। तो क्या पहुंचेंगी, यहाँ पर पहुंचेंगी, जिससे यहाँ पर क्या हो जाएंगी, एक पट्टी प्राप्त होगी दीप्त फ्रिंज की, और एक अदीप्त, एकांतर क्रम में दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, ठीक है। तो D दूरी पर फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। फिर P से O की दूरी मान ली गई है X है, ठीक है, X दूरी पर है।
अब देखिए क्या होता है। रेखा छिद्रों S2 तथा S1 से बिंदु P तक पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर। तो पथांतर क्या हो जाएगा? S2P माइनस S1P। देखिए ये देखो S2P ये है और माइनस S1P। देखो ये वाला इतना जो है यहाँ से लंब पड़ा है, तो S2P S2P और माइनस S1P ये वाला घटा देंगे तो यही पथांतर रहेगा ये वाला। ठीक है, तो ये पथांतर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या किया, मध्यबिंदु C से मिलाया गया है इसे O को। ठीक है, फिर S1 S2 के मध्यबिंदु C से मिलाया, S1 से S2P पर एक लंब S1 एक खींचा, S1 एक खींच लिया है। फिर प्रयोग में रेखाचित्र S1 और S2 एक दूसरे के अत्यंत समीप होते हैं, जबकि पर्दा इनसे पर्याप्त दूरी लगभग में 1 मीटर पर होता है। ठीक है, इससे नज़दीक नहीं लगाएंगे। और पर्दे पर दृष्टि क्षेत्र जिसमें फ्रिंजें बड़ दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, आगे देखिए पथांतर क्या होगा। अतः पथांतर देखो S2P माइनस S1P बराबर हो गया का, यही तो होगा S2A, ये पथांतर हो जाएगा S2A। ठीक, इसे डाल देना समीकरण एक जरूरत पड़ सकती है। आगे देखते हैं कोण S2S1A, कोण S2S1A बराबर क्या है? थीटा है। देखो S2S1A ये वाला कोण कितना दिया है? थीटा दिया है, तो थीटा लिख देंगे। और S2S1 बराबर एक और दिया है, अब बराबर क्या दिया? कोण PCO। देखो PCO ये वाला कोण देखो क्या दिया है? थीटा तो दिया है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब बराबर हैं तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो अतः त्रिभुज S2S1A समरूप है। ये चिन्ह का होता है? समरूप का होता है। समरूप त्रिभुज PCO। जब समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? आपस में समानुपाती होंगी। तो समानुपाती देखो PCO या CPO की भुजा कौन सी ले लेना है? OP देखो इसकी OP, अब बटे इसकी क्या ले लेना है? S1 S2। ठीक है, इसी के ले लो, OP ले लिया, फिर CP ले लिया है, OP/CP बराबर इसकी ले लेना है S2A, इस वाले की S2A। थीटा के सामने वाली भुजा है और इसमें यहाँ थीटा के सामने वाली भुजा क्या थी? OP थी, तो थीटा के सामने वाली भुजा S2A बटे फिर क्या हो जाएगी? ये आ जाएगी थीटा के साथ में S1 S2। ठीक है, ये आ गई है। इतना हो गया। अब देखो ऊपर से मिटा रहे हैं। चूंकि OP बराबर क्या दिया है? XM दिया है। OP XM दिया है। CO क्या दिया है? D। CO दिया है D। और क्या दिया? S1 S2 दिया है D, स्मॉल d। S1 S2 बराबर स्मॉल d। ठीक है, ये दिए गए हैं। इसके बाद हमें इसी में मान रख देना। इसमें रखो OP बराबर क्या है? XM बटे CP कितना है? CP नहीं पता तो CP हम ऐसे रखेंगे CP।
रुक जाओ, इसके बाद हमें ये भी लिखना है, यदि बिंदु P बिंदु O के निकट हो, यदि बिंदु P O के निकट हो, तो जो P है वो O के निकट हो, लगभग यहाँ पर हो मान लो, तो ये वाली रेखा जो है CP लगभग में CO के बराबर हो जाएगी। तो हम मान लेंगे CP बराबर CO, ठीक है। तो CP की जगह CO रख देंगे, यहाँ पर रखो। OP का मान है XM बटे CO, CO क्या है D है, या CO लिख दे रहे हैं, बराबर S2A ही हमें निकालना है, S2A बटे S1 S2 कितना D, तो XM बटे CO कितना कैपिटल D बराबर S2A बटे स्मॉल d, ठीक है। आप देखो S2A हमें निकालना है, कैसे निकलेगा, S2A बराबर ये D गुणा में पहुँच जाएगा XM D अपान स्मॉल d, ठीक है। ये आ गया है, दूसरी समीकरण हो गई। अब फिर वही हमें दीप्त फ्रिंजों के लिए, अब चित्र का काम नहीं है, चित्र में जो था चित्र वो हो गया है। अब दीप्त फ्रिंजों की स्थिति के लिए दीप्त फ्रिंजों की स्थिति, दीप्त फ्रिंजों की स्थिति क्या हो जाएगी, XM बराबर क्या होता है उसके लिए, M D लैम्डा अपान D, XM बराबर यही होता है, ठीक है। तो अदीप्त फ्रिंजों के लिए क्या होगा, XM अदीप्त फ्रिंज के लिए अदीप्त फ्रिंज के लिए XM क्या होता है, 2M माइनस 1 D लैम्डा अपान 2D, ये होता है अदीप्त फ्रिंज के लिए। तो फिर अब हमें दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, चलो अभी पहले वही लिख दे रहे हैं, दीप्त फ्रिंज की स्थिति आ गई और इसी के लिए चौड़ाई निकाल ले रहे हैं, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, जब किन्हीं दो क्रमागत दीप्त हो या अदीप्त हो, दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। दो क्रमागत दीप्त हों या दो क्रमागत अदीप्त हों, तो इनके इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो XM बराबर क्या आया हमारा, XM आया है M D लैम्डा अपान स्मॉल d, ठीक है। अब हम एक आगे वाली निकाल लेंगे, तो x प्लस 1 अगली दीप्त फ्रिंज क्या आ जाएगी, XM प्लस 1 हो जाएगा, M की जगह हम क्या रख देंगे, M प्लस 1 रख देंगे, M प्लस 1 D लैम्डा अपान स्मॉल d, ठीक है। और दोनों अब फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई, चौड़ाई W बराबर क्या हो जाएगा, आगे वाले से पीछे वाली घटा देना, XM प्लस 1 माइनस XM, ठीक है। तो W बराबर XM प्लस 1 ये है, M प्लस 1 D लैम्डा अपान स्मॉल d, माइनस XM का मान है M D लैम्डा, बड़ा D है ऊपर, अपान स्मॉल d। देखो D तो कॉमन है, मतलब हर है, हर बराबर है, तो ऊपर जोड़ दो M D लैम्डा प्लस D लैम्डा और माइनस M D लैम्डा और बटे D, तो M D लैम्डा माइनस का या प्लस का, ठीक है, कट गया, क्या बचेगा तो W बराबर बच्चा है D लैम्डा अपान स्मॉल d, ये आ गई है दीप्त फ्रिंज के लिए फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। अब अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या होगा, अदीप्त फ्रिंज के लिए आएगा दोनों का भाई, ठीक है। अदीप्त फ्रिंज के लिए
अदीप्त फ्रिंज के लिए देखो एक्सएम क्या होता है, 2m - 1 d लैम्डा अपान d, यही होता है। अब एक्सएम प्लस 1 अगली के लिए निकाल ले रहे हैं, एक्सएम प्लस 1 बराबर 2 m की जगह फिर वही हमें करना होगा, 2m + 1 - 1 d लैम्डा अपान 2d, यही होता है। अब देखो हमें क्या निकालना है, W निकालना है, फ्रिंज चौड़ाई। तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए देखो, अदीप्त फ्रिंज के लिए फ्रिंज चौड़ाई सूत्र वही, W बराबर XM + 1 - XM। तो XM + 1 का मान रखो, पहले गुणा करा देना है, 2m + 2 - 1 d लैम्डा बटे 2d, माइनस इसका क्या है, 2m - 1 d लैम्डा अपान 2d, यहाँ भी होता है, ठीक है, 2d। अब हर बराबर है, ऊपर गुणा करा दो, 2m d लैम्डा प्लस यहाँ एक बचेगा प्लस d लैम्डा, माइनस यहाँ भी देखो 2m d लैम्डा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस d लैम्डा, और बटे में क्या है, 2d है। तो 2m d लैम्डा 2m d लैम्डा ये कट जाएगा, तो d लैम्डा प्लस d लैम्डा कितना आ जाएगा, 2d लैम्डा और बटे 2d। टू से 2 कट गया, तो W बराबर यहाँ से भी क्या आ गया, देखो कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d। तो फ्रिंज चौड़ाई तो दोनों के लिए बराबर होगी, क्योंकि दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी होती है, तो दोनों का बराबर आया है, ठीक है। तो फ्रिंज दीप्त और दीप्त दोनों के लिए आया है, पूछेगा किसी के लिए दो फ्रिंजों के बीच की फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना, तो यही लगाना है, चाहे यहाँ तक फ्रिंज चौड़ाई कहीं भी निकाल सकते हैं, मतलब अदीप्त के लिए और दीप्त के लिए भी। किसी एक का पूछेगा तो हमें भाई दीप्त तक लगाना है, अगर दोनों का पूछ रहा है तो यहाँ तक लगाना है। बाकी हम पूरा डेरिवेशन करा चुके हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो ये हो गया है। अब देखिए, हाँ, व्यतिकरण के लिए कुछ शर्तें होती हैं। व्यतिकरण की शर्तें क्या होती हैं, मतलब व्यतिकरण कब होगा, अगर ये 3 शर्तें नहीं होंगी तो व्यतिकरण रेखाओं मतलब तरंगों में नहीं होगा। कब, नंबर 1 तो होना चाहिए, प्राप्त तरंगों की कलाओं में अंतर जो होता है समय के साथ स्थिर रहना चाहिए, मतलब कालांतर जो होता है वो सेम होना चाहिए। नंबर 2, इनकी आवृत्तियाँ और तरंग दैर्ध्य भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर तरंगों की आवृत्तियाँ और तरंग दैर्ध्य समान नहीं होंगी तो आपस में इनके अध्यारोपण नहीं होगा। जब अध्यारोपण नहीं होगा तो क्या होगा, व्यतिकरण नहीं हो सकता है। नंबर 3, इन दोनों के आयाम समान होने चाहिए, ठीक है। तो 3 शर्तें हैं, आयाम समान होने चाहिए, कलांतर समान होना चाहिए और आवृत्तियाँ और तरंग दैर्ध्य समान होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें समान हैं तो व्यतिकरण होगा, अन्यथा व्यतिकरण नहीं होगा, ठीक है। तो व्यतिकरण हो गया। अब इसके न्यूमेरिकल जो है वो पार्ट हम कराएंगे, चाहे बताना इसी में करा देंगे, नहीं तो भाई अनसॉल्व पेपर में कराएंगे, ठीक। इसमें फ्रिंज चौड़ाई ही सबसे इम्पॉर्टेंट था, वो हमने करा दिया है, ठीक है।